हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम एचपीएससी मेन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम चरक सूत्र स्थान से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते उसको बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ना ही आपको पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 6 सूत्र स्थान का तस्य अशीतिय अध्याय। तो ये जो अध्याय है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस को एग्जाम के लिए। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी ऋतुओं के बारे में बताया है, और ये मेंस के लिए ही नहीं, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। और ऋतु का ज्ञान होना, ठीक है, वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार ही हम पंचकर्म करते हैं, ऋतुओं के अनुसार ही हम औषधि का ग्रहण करते हैं, ऋतुओं के अनुसार ही हम चिकित्सा करते हैं, ऋतुओं के अनुसार ही दोषों का प्रकोप चय प्रशम होता है। ठीक है। तो ऋतु एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और कोई भी क्वेश्चन में ऋतु का एक आध लाइन फिट करने में हम सक्षम हो सकते हैं अगर हमें ऋतुचर्या के बारे में सही से ज्ञान प्राप्त है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको आदान काल विसर्ग काल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर अतः बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमा, यानी, ठीक है। ये जो इसमें पहली 3 जो होती हैं आदान काल की, ठीक है, फिर विसर्ग काल की होती हैं। तो इसको याद रखना है आपको इसमें। ठीक है। दक्षिणायन विसर्ग पहली जो 3 है, शिशिर आदीन, ठीक है, ये जो है विसर्ग काल की है, और अगली जो है आदान काल की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें हर ऋतु की अपनी अपनी खासियत है। ठीक है। तो वो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शरद ऋतु को की व्याख्या कीजिए, या शरद ऋतु के बारे में बताइए, या ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताइए, और उसकी आज के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जब ऋतुचर्या का चैप्टर पढ़ा होगा, तभी आप बता पाएंगे कि वो भाई ग्रीष्म विसर्ग काल की है या आदान काल की है। उसके बाद उसमें रस किसकी महानता है, किस दोष का प्रकोप होता है। ठीक है। पहली 3 चीजें तो ये हो गई। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि क्या क्या विशेषताएं हैं इस ऋतु में, क्या जो है वर्जनीय बताया गया है, किसका मतलब सेवन नहीं करना है। ठीक है। किसमें व्यायाम का सेवन, क्या इंपॉर्टेंस बताइए, जैसे वर्षा ऋतु में शहद का उपयोग सबसे ज्यादा बताया कि शहद को जल के साथ हर चीज के साथ लेना है। ठीक है। तो ये, और ये वाला श्लोक, श्लोक नंबर 8 हर जगह इंपॉर्टेंट है। आधा बनते च दौर्बल्यम विसर्गा दान और नृणाम मध्य मध्य बलम तो अंत्य श्रेष्ठम अग्रे च विनिर्देश। तो बल के बारे में बता रहे हैं। तो कौन सी ऋतु में मध्य बल होता है, कौन सी में उत्तम बल होता है, कौन सी में अल्प बल होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो जैसे श्लोक नंबर 9 है, यहां से देख सकते हैं हेमंत ऋतु से स्टार्ट कर रहे हैं ये। ठीक है। तो पहली लाइन जरूर इसकी याद करके जाए, पक्ता भवती हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु अक्ष में। ठीक है। पहली लाइन, और इसमें जो है आपको याद रखना है, प्रसह मास का सेवन करना है। ठीक है। प्रसह मास के बारे में बताया है। बाकी भक्षियन मदिराम सिधु मधुचा अनु पीवेन नरे, 12 नंबर श्लोक इंपोर्टेंट है। ठीक है। किसके बारे में बता रहे हैं, भक्षियन मदिराम, मदिरा और सीधु के का सेवन करने के लिए बोला है, किसमें, हेमंत ऋतु में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जेनताक स्वेद इसमें देना है। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होंगे, तो आप पूरी ऋतु के बारे में आप लिख लेंगे। ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो गर्भगृह, भूमि ग्रह, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रबाराधीन कौश्य प्रवेणी, ठीक है, गुरु उष्ण वासा दिग्धांगो, ये सारा छोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर ये याद रखना है, वर्जियद, वर्जन किसका करना है। तो वर्जियद अन्न पानानी लघुनी वातलानी च प्रवातम प्रमिता आहारम उदमंतम हिमागमे। तो ये श्लोक जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब मेंस में आपको श्लोक याद करने हैं, तो मैं श्लोक जो लाइन लगवा रहा हूं वो जरूर याद कर लें। ठीक है। वो अगर आपको याद रहेंगे तो वो आप कहीं ना कहीं फिट कर लेंगे। ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको श्लोक याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर शिशिर के बारे में बताया हेमंत के बाद। ठीक है। तो शिशिर के बारे में क्या क्या बताया है ये देख लें यहाँ से। कटु तिक्त कषायानी वातलानी लग्न जो वर्जित अन्नपान शिशिरे शीतलानी चाहिए। ठीक है। तो ये जो है बाकी सब सेम बताया है। फिर हेमंत निचिते श्लेष्मा दिन क्रद आभृते काया अग्नि वादते रोगांस ततः प्रकृते बहून। ठीक है।
तो ये जो है किसके बारे में बता रहे हैं, ये बसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं। तस्माद बसंते, तो वमनादिनी करेत, तो वमन वसंत में ही वमन करते हैं ना, क्योंकि श्लेष्मा का कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखनी है आपको। ठीक है। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जियत व्यामा उदवर्तन धूमम कवल ग्रह अंजनम, ये जरूर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 24 नंबर श्लोक भी बसंत ऋतु इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुखाम्बुना शौच विदिम शीलियत कुसुमागमे चंदना गुरु दिग्धांगो यब गोधुम भोजने, तो ये याद होना चाहिए आपको। अगला देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। 27 नंबर श्लोक, स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम। ठीक है, तो ग्लूकोज वाली चीजें, स्वादु मधुर चीजें जो है वो ज्यादा खाने का मन करता है और खानी भी चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूरज जो है अपनी रश्मि से, अपनी गर्मी से जो शरीर का जो पोषण है वो छीन लेता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो वो ये बताया गया है। तो शीतम ससर्क्रम मंथम जागलान मृग पक्षिणे घृतम पे ससल्य अन्नम भजन ग्रीष्मे नशीति। मध्यम के बारे में बताया, मध्यम अल्पम, या तो नहीं पीना है, पीना है तो अल्प पीना है, और पीना भी है तो बहुत सारा पानी मिलाकर पीना है। तो ये सारा लिखा गया है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। वर्षा के बारे में बताया, तो वर्षा के बारे में आपको याद रहना है, ये छोद्र पान भोजन संस्कारण प्राय छोद्रान वितान भजित। 36 नंबर श्लोक, तो ये याद रखें। बाकी हल्के हल्के एक दो पॉइंट जरूर याद रखें, और आपको पता ही है कि किस ऋतु में किसका प्रकोप होता है, किस दोष का। ठीक है। और शरद ऋतु में देख लें, वर्षा शीतो चितांगनम सह सेवा अर्क रश्मि भी तप्ता नाम चितम प्रायम पित्तम प्राय सर्दी कुप्यति, तो ये पहली दो लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर मधुरम लघु शीतम सह तिक्तकम पित्तम प्रसम, तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट, तत्र अन्नपानम मधुरम लघु शीतम सह तिक्तकम, इतना याद रखना है। बाकी तिक्तस्य सर्पिसे पानम विरेको रक्त मोक्षणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तिक्तस्य सर्पिसे पानम विरेको रक्त मोक्षणम। क्या क्या जो वर्जन करना है, वसा तेलम अवश्य मोदका अनुभव क्षारम दधि दिवा स्वप्नम। हंसोदक का वर्णन इसी ऋतु में किया है, तो आपको याद रखना है। हंसोदक का तो पूरा क्वेश्चन बन सकता है, तो हंसोदक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हंसोदक की व्याख्या कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये श्लोक आपको याद रहना चाहिए। दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषम अगस्तेन विशीकृतम हंसोदक मितिं ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नान पानावगाहेषु हितमेषु यथामृतम। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये चार लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तस्याशीति अध्याय इस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये फिनिश होता है। फिर 7वां अध्याय ना वेगान धारणीय। ठीक है, तो ना वेगान धारणियों के बारे में आपको पता ही है कि कौन कौन से जो वेग हैं जिनका धारण नहीं करना चाहिए। तो वेगों के नाम, इसमें जो है ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन सकते हैं ऐसे कि ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सारे वेगों के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हाइपोथेटिकल है, इतना कोई पूछेगा नहीं, ना इतना टाइम होता है लिखने का। फिर भी कुछ स्पेसिफिक पूछ सकते हैं पार्ट्स में, क्वेश्चन पार्ट्स में आते हैं ना, जैसे हमने लास्ट ईयर के पेपर में देखा था कि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, फिर सेकंड थर्ड, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकार के धारणीय और अधारणीय वेगों का वर्णन किया है। ठीक है, उनकी व्याख्या कर कितने प्रकार के धारणीय अधारणीय वेगों का वर्णन किया है। फिर साथ में उसमें क्वेश्चन दिया होगा कि मूत्र वेग धारण के लक्षण बताते हुए उसकी चिकित्सा का वर्णन कीजिए, ऐसे करके श्लोक आ सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं इस चैप्टर में से। तो मैं इसमें कोई ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, आपको पता ही है, लेकिन मैं कुछ लक्षण लगवा देता हूं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मूत्र वेग की चिकित्सा और मूत्र वेग के लक्षण, ये याद होने चाहिए आपको श्लोक के साथ। प्लस साथ में आपको पुरुष वेग और पुरुष धारण लक्षण याद होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको ठीक है, पुरुष और जो मैंने बताया मूत्र, ये दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके याद होने चाहिए, इनके बेशक याद करके चले जाइए। ठीक है, बाकी बेशक छोड़ सकते हैं आप, जैसे विनाम वगैरह ये बताया ना, 6 नंबर स्लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा जो याद करना है, वो धारणीय वेग जरूर याद करके जाएं आप। धारणीय वेग के बारे में क्या बताया गया है, तो मन के धारण वेग होते हैं, शरीर के धारण वेग होते हैं, वाणी के धारण वेग होते हैं, तो वो क्या क्या है।
तो वो जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है। 12 बज रहे हैं रात के, नींद आ रही है। कोई नहीं, हम अभी फिनिश कर देते हैं। 5 चैप्टर का मैंने लक्ष्य बनाया कि अगले 5 चैप्टर सूत्र स्थान के फिनिश करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो ये है शरीर चेष्टा है, चेष्टा स्थिर आता बल वर्धनी देह व्यायाम। तो व्यायाम के बारे में भी इस चैप्टर में दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि व्यायाम के बारे में बताइए। अब व्यायाम के बारे में सबसे बढ़िया डेफिनेशन जो है वो अष्टांग हृदय ने दी है। ठीक है, सूत्र स्थान में, जिसमें बताया लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधश्च विभक्त गण गात्रम व्यायाम आदि उपजायते। तो अष्टांग हृदय का ये दिनचर्या चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है मेरे ख्याल से सूत्र स्थान का। उसमें आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो लाघवम कमर कर्म सामर्थ्यम वो वाला। फिर ये भी जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिर यार्ता बल बलने देह व्यायाम, ये याद रखना है। ठीक है। फिर इसमें अधिक व्यायाम से क्या हो जाता है, ठीक है, क्या खामियां हैं अधिक व्यायाम करने से। तो श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त पित्तम प्रताम के अति व्यायाम तो कासे, ये याद होना चाहिए आपको, ये श्लोक याद करके जाएं आप। फिर प्रकृति के बारे में भी इसमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बताया है। सम पित्ता अनिला कफा केचित गर्भादि मानवा दृष्टंत बातला केचित पित्तला श्लेष्मला तथा। ठीक है, वातलाद्या सदातुर। तो आप एक रेफरेंस दे सकते हैं कि चरक सूत्र स्थान चैप्टर 7 में सबसे पहले प्रकृति का वर्णन आया, क्योंकि प्रकृति के ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, प्रकृति के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको जहां जहां मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही अगर आपको रेफरेंस आ रहे हैं तो आप अपनी नोट्स बुक में लिखते जाइए, बाकी मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो प्रकृति इंपॉर्टेंट है। फिर ये अगला 8 नंबर जो चैप्टर है इंद्रिय उपक्रमणीय, तो इससे जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि पंच पंचक, इंद्रिय पंच पंचक के बारे में बताया है, तो आपको बस एक टेबल जो है इंद्रिय पंच पंचक की वो पता होनी चाहिए कि पंच पंच पंचक में क्या क्या आता है। पंचेंद्रियार, पंचेंद्रियार्थ, ठीक है, पंचेंद्रिय द्रव्य, पंचेंद्रिय अधिष्ठान, तो उनमें क्या क्या आता है, तो ये सब याद होना चाहिए। बाकी कोई इंपॉर्टेंट मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें, तो बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। बस इंद्रिय पंच पंचक के बारे में एक आइडिया सा होना चाहिए कि बाई चांस आ जाए क्वेश्चन तो आप उसको लिख पाए। फिर ये अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, खुड्डाक चतुष्पादीय। तो खुड्डाक चतुष्पादीय में आपको पता ही है कि भेषक, द्रव्य, रोगी, ठीक है, और उपचारक, इन चार के चार चार गुण बताए हैं, तो टोटल 16 गुण हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं इसके गुण। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे भी आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन, कि चतुष्पाद का वर्णन करें। ठीक है, चिकित्सा में उपयोगी चतुष्पाद का वर्णन करते हुए सभी चतुष्पाद के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक तरह से पूरा चैप्टर पूछ लिया है उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो चतुष्पाद की बात कर रहे हैं तो भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, तो ये आपको लाइन लिखनी है। ठीक है, फिर ये भी, ये श्लोक याद रहना चाहिए चार। चौथा नंबर जो श्लोक है, विकारो धातु वै सम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में उपचय, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये कहीं भी फिट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चिकित्सा से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कहीं भी जो है फिट हो जाएगा। आपका जरूर याद रखना है आपको। फिर चिकित्सा की डेफिनेशन आई है 5th नंबर, तो ये याद रखना, चिकित्सा की सर्वप्रथम डेफिनेशन आई है चैप्टर नंबर 8 में, चरक सूत्र स्थान। ठीक है, तो चतुर्नाम भिषक आदि नाम सस्ता नाम धातु व्याकरण प्रवर्तित धातु साम्य अर्थ के सत्य अभिधीयते, तो ये याद रहनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर ये सारे गुण हैं वैद्य वगैरह के, तो मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसको बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। श्रुत्य प्रयोगात्म बहुत दृष्ट कर्मता, ये आपको श्लोक याद रखना है इसमें। ठीक है, इस बार आपको कोई इसमें वो ऑप्शन नहीं आएगा, श्लोक याद रखना है आपको ये चारों। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बाकी जो है इसमें सारा छोड़ सकते हैं ये। ठीक है।
बाकी सारा छोड़ सकते हैं, ये सारा। ठीक है, श्लोक याद रखना है। फिर 10वां चैप्टर है महाचतुष्पादीय। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी हो जाता है मेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सीधे सुख साध्य, कृत्र साध्य जो होता है ना, उसको याद रखना है, उनके लक्षण। तो श्लोक नंबर पे मैं ले चलता हूँ सीधे। श्लोक नंबर जो है ये 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर श्लोक पे चलिए। सुख साध्य के लक्षण है ये चार, ये जो श्लोक बताए हैं। तो इन श्लोकों को आपको याद करना है। जैसे हेतवे पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य च ना च तुल्य गुण दोष्य ना दोष प्रकृति भवेद न च काल गुणस तुल्यो न देशो द्रव क्रमे गतिरेका नवत्तम च रोगस्य उपद्रवो न चेत। तो कि ये श्लोक जो है याद करना है। इसकी हिंदी जो लिखी होगी आपके बुक में आप देख लेना, फिर भी समझना है तो पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तो सुख साध्य व्याधि वही है जिसके पूर्व रूप और हेतु जो है रूप है वो कम हो। ठीक है, सामान्य से कम हो, लक्षण ज्यादा प्रकट ना हुए हो, दोष एक हो, ज्यादा दोष का रोग ना हो। ठीक है, नया रोग हो, उपद्रव ना हो उसके। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। सर्वौषध सभी औषधियों से सही हो चुकने वाला हो। ठीक है, सही सभी औषधियों से सही हो जाए। कृत साध्य के लक्षण है 14, 15, 16 नंबर श्लोक। तो याद रखना है आपको, जितना याद रहता है, ज्यादा प्रेशर ना दे, हिंदी में रख सकते हैं, या वर्डिंग अगर आपको याद आ रही है, जैसे निमित्त पूर्व रूपाणाम, तो बस एक पॉइंट याद रखें निमित्त पूर्व, फिर उसकी हिंदी व्याख्या कर दें। निमित्त पूर्व रूपाणाम रूपाणाम मध्य में बोले काल प्रकृति दोष सामान्यतः गर्भणी वृद्ध बालानाम। तो ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक हैं और इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किसमें? मेंस में। ठीक है, तो ये असाध्य का है। 20 नंबर श्लोक से तक आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो ये जो है आपका 10 चैप्टर टोटल जो है वो फिनिश हो गए हैं आपके चरक सूत्र स्थान के। ठीक है, तो जो जो मैंने बताया वो उसको आप जरूर पढ़िए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और शिद्दत से पढ़ाई करिए। बस आपका टाइम बहुत पास है एग्जाम का, और आपके हाथ में चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट आने वाली है बस। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप चिकित्सा अधिकारी बनकर अपने डिस्पेंसरी में अपने माता पिता, अपने प्रियजन, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड को ले जाएंगे और बच्चों को ले जाएंगे। गर्व की बात होगी जिस दिन आप एज ए चिकित्सा अधिकारी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी जो है जी जान लगा देनी है, 20 दिन आपको मेहनत करनी है। मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी रात में वीडियो बना रहा हूँ, 12 से ऊपर हो गया है। ठीक है, आप भी करिए मेहनत। ठीक है, मेरे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।